हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ हमारी चल रही है घटना चक्र की सीरीज। 2025 की बुक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे 2025 की। तो गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में भी हमारा क्या चल रहा है, प्राचीन भारत का इतिहास गाइस। ठीक है। तो प्राचीन भारत का इतिहास कौन सा चैप्टर हम लोग अभी कर रहे हैं? फिलहाल मौर्य साम्राज्य कर रहे हैं, आधा हम कर चुके हैं। ठीक है। तो मतलब इसकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हम कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन आंसर वाला बचा हुआ है जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करते हैं दोस्तों। फटाफट इसे फिनिश करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 100+ क्वेश्चन थे, इसलिए दूसरी वीडियो बनानी पड़ी मुझे। ये तो एक ही वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी अब कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करूँ। क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा थे तो वीडियो हो जाती बहुत लंबी। चलिए, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य की घटना भारत के महान शासकों में की जाती है। भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था वो, ऐसा पहला सम्राट था जिसने विस्तृत भारत पर अपना शासन स्थापित किया। मतलब मैक्सिमम पार्ट भारत का जो है शासन में आया इसके टाइम, मतलब इसके द्वारा, जिसका विस्तार जो है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। ठीक है। इसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से भाई? ईरान से मिलती है। ठीक है। अब इसने ही क्या, भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से क्या किया है, एकबद्ध किया। पूरे भारत को एक करने का काम किया इसने। अब भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो आंसर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। इजी हो गया। अब इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो इसमें है सबसे पुराना, देखिए इसमें है गुप्ता, वर्धन, कुषाण और मौर्य। तो इसमें है मौर्य। अभी आपने जो भी स्टार्ट किया पढ़ना, उसके बाद सबसे पहले आप मौर्य पे ही आए इन सब में। ठीक है। तो इसमें लिखा है, इसका जो समय है वो 321 से लेकर 148 बीसी का है। और मौर्य राजवंश की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। इसके बाद आए होंगे कुषाण, उसके बाद मतलब इन सब में मौर्य पहले हैं, फिर कुषाण बाद में आएंगे, फिर गुप्तास पढ़ेंगे, वर्धन पढ़ लेंगे हम बाद में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। किसके ग्रंथ में? विशाख दत्त। देखिए विशाख दत्त ने क्या लिखा है, मुद्रा राक्षस लिखी है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको सूचना मिलेगी। इस ग्रंथ में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है, नंदराज का पुत्र माना गया है। किसका पुत्र माना गया है? नंदराज। अच्छा, मुद्रा मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य को क्या वृषण या फिर कुलहीन कहा गया है? क्या कहा गया है? वृषण या फिर कुलहीन कहा गया है। अब देखिए, यूनानी लेखक क्या नाम है? जस्टिन। जस्टिन द्वारा जिसे सेंडोकोटस कहा गया वो कौन है भाई? वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो देखिए, ये विलियम जोन्स सेंडोकोटस कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं। फिर इसने कहा, जो एरियन है या प्लूटार्क है यानी कि एपी, ये क्या नाम लेते हैं इनका? एंडोकोटस बोलते हैं इन्हें। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। और जस्टिन क्या कह रहे हैं भाई? जस्टिन ने कहा है कि सेंडोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख मिलता है यहाँ करते हैं ये हो गई सेम बात जो हम चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट इसमें है कि सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सेंडोकोटा किसने बोला था गाइस? विलियम जोन्स ने बोला था। निम्नलिखित में से किसे सेंडोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? तो वो किया है आपका जस्टिन ने किया है। ठीक है, अभी हमने व्याख्या पूरी देख ही ली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। किसके थे भाई? क्वेश्चन नंबर 8 कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चलो आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ लिखा है कि जो कौटिल्य है वो कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य, इन दोनों नामों से विख्यात है। मतलब कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री, महामंत्री और क्या है, प्रधान पुरोहित के पद पर थे। ठीक है। तो इन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है, या ग्रंथ लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है। भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध क्या है, प्राचीनतम रचना है। क्या है भाई? प्राचीनतम रचना, प्राचीनतम रचना। ठीक है। किसमें? राज शासन पर। ठीक है। अब लिखा है, चाणक्य अपने बचपन से किस नाम से जाने जाते थे भाई? तो देखिए, ऋषि चणक उनके पिताजी का नाम है।
उनके पुत्र का नाम हो गया चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इस पुस्तक में उल्लिखित क्या कौटिल्य हो गया। एक पदखंड में उल्लिखित है विष्णुगुप्त नाम, ये सब चाणक्य के ही है। इस बुक में ऐसा इनके नाम दिख रहे हैं। फिर इसमें लिखा है पुराणों में इन्हें क्या बोला, द्विज यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, ठीक है। और इनके अब इसमें प्रश्न में बचपन के नाम की बात की गई है, बचपन में क्या नाम था, ठीक है। और देखिए चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले जो विद्वान है यानी कि ट्रॉटमैन, इन्होंने कहा कि जो चाणक्य है तथा कौटिल्य नाम जो है चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो चाणक्य है और विष्णुगुप्त है, कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। फिर है इसमें आयोग ने इस प्रश्न, ठीक है जो भी है आप समझ लीजिए, इतने नाम है, आप नाम याद रख लीजिएगा। अब चाणक्य का क्या क्या नाम है भाई, इसमें से क्या नाम है, विष्णुगुप्त है। अब इसमें लिखा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पे है, क्या अर्थशास्त्र आर्थिक संबंध पे, बिल्कुल नहीं, ये है आपका शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, नहीं सॉरी ये भी नहीं, ये है राजनीतिक शास्त्र पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लिखा है कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और क्या है, अभ्यास की पुस्तक है। ओके, शासन के सिद्धांत अभ्यास की पुस्तक है, ठीक है। और इसमें क्या है, राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है, यानी यहाँ पे दोनों चीज आ गई, क्वेश्चन बीपीएससी। और इसके अलावा इसमें क्या है, सप्तांग सिद्धांत है, यानी कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, इनकी भी व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन जो प्रशासन है, कृषि है, शिल्प है, व्यापार व्यवस्था की भी जानकारी आपको देखने को मिलती है। मतलब बहुत कुछ है अर्थशास्त्र में, आर्थिक संबंध से रिलेटेड, आप इसे खाली नहीं मान सकते। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ये है शासन के सिद्धांत की पुस्तक है, ठीक है, शासन के सिद्धांत की पुस्तक, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब लिखा निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है, सातवां जनपद। अच्छा अब गाइस देखिए, अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है, सातवां अंग पूछ रहा है, इसमें लिखा है कि सुहृद सुहृद यानी मित्र, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग क्या, राज्य का क्या है, सातवां अंग है, यानी मित्र जो है राज्य के कान है, ठीक है। अब भाई एक चीज देखते हैं पहले, सातवां, तो गैस ये देखिए अब ये क्या कह रहा है भाई, वन, ओके, ये कह रहा है भाई साहब 1 2 3 4 5 6, अब याद रखो फिर ये मित्र है भाई, तो ये भी याद रख, मतलब ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो मित्र है, चलो मित्र है तो है। अब इसने कहा राज्य के मित्र जो है आपका शांति और युद्ध काल दोनों में ही उनकी, राजा के जो मित्र होते थे वो शांति और युद्ध काल दोनों में उनकी सहायता करते थे। इस संबंध में कौटिल्य सहज यानी आदर्श और कृत्रिम मित्र में जो है भेंट करते हैं। इसमें लिखा है सहज मित्र कृत्रिम मित्र से क्या होता है, अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी, कायर होते हैं उनका विनाश क्या है, अवश्य भावी यानी कि जरूर होगा। तो यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो है प्रकाश डाला गया है, तो भाई राजनीतिक नीतियां। तो इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ठीक है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का क्या है, एक अद्वितीय ग्रंथ है, ठीक है, याद रखिएगा राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। तो इसमें क्या है, मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अब है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताओ भाई। इसमें लिखा है न्याय दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। अच्छा, दूसरा इसने लिखा है कि स्त्री जो है ना दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है, ठीक है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुआ पुत्र का पिता है तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है। चलिए देखिए हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है, पहले थोड़ा सा देखते हैं कहानी क्या है, उसके बाद हम बताएंगे क्या सही क्या गलत है। पहले देखिए, अच्छा इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं, चलिए अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65th वे प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। कौन सा अध्याय है, दास कल्प अध्याय, आईएएस का क्वेश्चन है। तो इसके अनुसार क्या है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है, ठीक है, पहली बात सही।
अब स्त्रीदास को अपने मालिक से संसर्ग से संतान होने पर क्या स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था, ठीक है। तो दूसरी, परंतु जो बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं था, तो तीसरी बात गलत। पहली दूसरी सही और तीसरी बात हो गई गलत। चलो आगे बढ़ते भाई। अब है निम्नांकित में से किसकी तुलना क्या है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो भाई किसकी है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। अब इसमें लिखा है किसके शासनकाल में डी मेकस भारत आया था? तो है बिंदुसार के साथ। देखो स्ट्रैबो क्या कहता है कि सीरिया के जो राजा है एंटियोकस प्रथम, तो इन्होंने क्या किया है, डीमेकस या डायमेकस नामक उनका एक राजदूत था जो बिंदुसार के राज्यसभा में आया था। ये क्या है मेगास्थनीज के स्थान पर आया था, मतलब पहले ये होगा बंदा, फिर कौन आया आपका? डायमेकस आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए ये बुद्ध घोष की समन पासादिका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एमपी में, एमपी पीसीएस का है, और ये अजीब सा नाम है, और ये क्या है आपका अवंती की कहानी है। तो ये अवंती भी एमपी में है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लिया करिए कि कहाँ पे आया हुआ है, क्यों आया हुआ होगा, इसका आइडिया लग जाता है क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखिए लिखा है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य जो है साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की क्या है, समंत पासादिका, ये हमने पढ़ा नहीं है। देखिए एमपी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिव्य विद्वान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो है ना अवंती यानी कि उज्जैनी का क्या है उपराजा था, यानी वायसराय था, राइट। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद जो है भारत में 16 महाजनपदों में से एक था, ये हम पढ़ चुके हैं। ये महाजनपद जो है मालवा क्षेत्र में अवस्थित है, एमपी मान लो। इसके दो भाग है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी अवंती, ठीक है। तो उत्तरी अवंती की हमने राजधानी पढ़ी थी उज्जैनी, और दक्षिणी की पढ़ी थी महेशमती। आदि चीज तो हमारी पढ़ी हुई है, ठीक है। कुछ नया ऐसा नहीं था। अब आ जाते हैं पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, ठीक है। तो इसमें लिखा है लकड़ी का बना था। चलो ये भी हमने जो है ना जो थ्योरी पढ़ी उसमें नहीं पढ़ा। बिहार में पटना में स्थित क्या है आपका बुलंदी बाग और क्या है कुम्भहार में की गई खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के विशाल भवन के अवशेष मिले, ठीक है। तो इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्नूपर महोदय को दिया जाता है। बुलंदी बाग में क्या है नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हार के राज प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। चलो सही है। अब लिखा है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए? तो भाई पाटलिपुत्र आंसर है आपका। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? ठीक है, ये क्वेश्चन आया। तो आंसर आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं जरा। देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है कि भैया ये दक्षिण भारत में जाके इन्होंने विजय प्राप्त की। तो दक्षिण भारत के अनेक स्थानों में अशोक के अभिलेख मिले हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी, मतलब दक्षिण भारत में सिर्फ एक जो विजय हुई है वो कलिंग विजय हुई है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें क्या है चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा। ठीक है, अशोक ने भी दक्षिण में विजय करी है, और किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोनों, अशोक ने भी करी है और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी करी है। इस बंदे ने सिर्फ एक करी है, कलिंग विजय, राइट। फिर हमने श्रेय यहाँ क्वेश्चन में किसे दे दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि इसमें लिखा है कि बिंदुसार की विजय अत्यंत क्या थी? संदिग्ध थी, ठीक है। तो तथा इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया गया है, और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन है। तो भाई यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने क्या बोल दिया? चंद्रगुप्त मौर्य आंसर लिखिएगा आप। अब इसमें लिखा है कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो भाई ये इतने सारे ना चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए राजनीतिक तौर पर लगभग जो है समस्त भारत का एकीकरण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में ही हो पाया, ठीक है। इसमें लिखा है प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य है व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश
सिंधु नदी और ब्यास नदी के बीच में, ठीक है? अब फिर रुद्रदामन का एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। उसने कहा है कि पश्चिम भारत पर इसका अधिकार, पश्चिमी भारत पर भी इसने कहा इसका अधिकार था भाई। फिर जैन ग्रंथों के अनुसार इसने कहा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पे? यहाँ पे गुजरात वाला एरिया। फिर अवंती कहाँ पे? यहाँ पे एमपी वाला एरिया। तो इससे भी इसने कहा कि यहाँ पे भी अधिकार था भाई चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार देखिए कहाँ से है। भाई ये कह रहा है कि हिंदकुश से स्टार्ट हो रहा है, बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। ठीक है, हिंदकुश से बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है, फिर यहाँ पे हिमालय तो चल ही रहा है और दक्षिण में इसने कहा कर्नाटका तक तो हम पहुंच ही गए हैं। मतलब ऑलमोस्ट पूरा भारत, भारत से भी थोड़ा सा बाहर निकल जाओ आप। ठीक है, इतना नहीं, भारत से बाहर के नहीं, हिंदकुश पहले पाकिस्तान भी भारत में ही था वहाँ। तो ठीक है, इतना ये विस्तार है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का। इसमें लिखा है अभिलेख। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो पश्चिम भारत पर था। ठीक है, देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख क्या कहता है भाई। इसने कहा कि यहाँ पे सौराष्ट्र प्रदेश पर इसका अधिकार था। देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ एक बात होगी, वही वाली झील, मैंने कहा वो झील बहुत इंपॉर्टेंट थी, सुदर्शन झील, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा है 150 ईस्वी में रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, में क्या होता है, सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में। प्रदेश में क्या है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतीय राज्यपाल थे, चंद्रगुप्त मौर्य नाम नहीं भाई, उनके राज्यपाल का नाम है होशगुप्त वैश्य द्वारा। इन्होंने क्या करा कि सिंचाई के लिए एक झील का निर्माण किया जिसका नाम है सुदर्शन झील, और जिससे सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत पे भाई इनका साम्राज्य था, मतलब किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, समझ में आ गया हो? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। अब है गुजरात जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है, ये प्रमाणित होता है। फिर ये वाला हो गया क्वेश्चन रिपीट, आंसर है बी। और इसमें लिखा है सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो भाई चंद्रगुप्त ने हराया था। देखिए इसमें लिखा है मौर्य साम्राज्य, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के जो शासक थे सेल्यूकस को जो है ना हरा दिया था। कब? 305 में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष? तो 305 में हराया सेल्यूकस को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्या किसका साम्राज्य होगा भाई? इतना कर्नाटक तक हिंद हिंद कुश तक यहाँ पहुंच रहे हैं, हिमालय में भी चल रहे हैं हम, यहाँ बंगाल की खाड़ी तक जा रहे हैं और कर्नाटका तक पहुंच जा रहे हैं, तो ये किसका था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, साम्राज्य होगा इतना बड़ा, इन्हीं का था भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते गए। सी आंसर है इसमें, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय क्वेश्चन पूछा है। तो गाइस ये पूरे दिए गया मानचित्र संबंधित है, तो हाँ वो ये कह रहा है अशोक से संबंधित है भाई। देखते हैं कैसे। अरे तो इसने कहा अशोक से इसके शासनकाल के अंतिम समय। इसमें लिखा है अच्छा इसमें चंद्रगुप्त मौर्य होंगे ही नहीं। ठीक है, अब इसमें लिखा है उक्त मानचित्र जो है आपका अशोक के, अच्छा अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का बेटा है अशोक। ठीक है, तो देखिए उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों और स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़ दिया इसने, असम को छोड़ दिया, सुदूर दक्षिण को छोड़ दिया, तो पूरे जो भारत पे था इसका भी साम्राज्य था ही था। भैया पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य कर चुके थे सारा काम, तो इनका भी था ही था। अब इसने कहा किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा, ठीक है, के त्रिविध आधार पर राजधर्म को स्थापित किया? तो भाई अब कहानी स्टार्ट हो रही है अशोक की। ठीक है, अब देखिए अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक क्या है व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया। किसका? धम्म, जिसका पालन आसानी से सब कर सकते हैं। अब इसने कहा कि अशोक का जो धर्म धम्म है, धम्म सदाचार, सदाचार का धर्म है, सदाचार का धर्म था। ये ऐसे जो नैतिक नियम है, क्या भाई? नैतिक नियम थे जिसका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, मतलब संप्रदाय विशेष से कोई किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय से नहीं था। ठीक है, तो ये मानवता के कल्याण की बात थी। ठीक है, यहाँ पे सहिष्णुता वो किसी संप्रदाय से रिलेट नहीं करती है, सभी के लिए है, उदारता सभी के लिए। तो ये इनका त्रिविध आयाम था यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते। अब लिखा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में नहीं था? देखिए अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार और कलिंग। ठीक है, तो भाई देखिए श्रीलंका छोड़ दो क्योंकि बिल्कुल ही सुदूर दक्षिण तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो श्रीलंका तो बहुत ही दक्षिण में आ जाएगा, श्रीलंका नहीं है। ठीक है, अब अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख से स्पष्ट है कि अशोक का अधिकार कहाँ है? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र को छोड़कर हर जगह है, क्योंकि इन राज्यों को जो है
क्या प्रत्यन या सीमावर्ती राज्य कहा गया, ठीक है? यहाँ नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है? आगे बढ़े। अशोक के निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें जो है दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? मतलब बहुत सारे अभिलेख हैं, तो दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख किस वाले में है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख। कहाँ भाई? द्वितीय वृहद शिलालेख, वही वाली बात है, एक ही बात है। चलिए। व्याख्या देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, मतलब जितना भी उसने लिखा है, उसे 3, एक शिलालेखों में कुछ मिल जाएगा आपको, एक स्तंभ लेख में मिलेगा, एक गुहा लेख में मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अशोक का जो द्वितीय वृहद शिलालेख है, वो दक्षिण भारतीय राज्य यानी कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र आदि का उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है गाइस? तो ये ऑलमोस्ट रिपीट हो रही है चीजें, तो सेम लिख दीजिएगा कि बार बार आपको पढ़ना ना पड़े। इससे ज्यादा अच्छा है आप थ्योरी पढ़िए, ढंग से पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, तो इन सब के आंसर आराम से आपको मिल जाएंगे। सेम लिख दीजिए तो आपको ये पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, और क्या। अरे भारत का प्रथम जो है अस्पताल या औषधि बाग निर्माण कराया था, ठीक है? तो किसने कराया? अशोक ने करवाया। ये देखिए, सम्राट अशोक जो है युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता और लोका सॉरी लोकोपकारी कार्यों के लिए था, मतलब लोगों के कल्याण के कार्यों के लिए ज्यादा जाना जा रहा है उसको, और धम्म के लिए, ठीक है? वह एक क्या है, केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का जो है दृष्टिकोण रखता था भाई, सबके प्रति उदारता, ठीक है? तो इसी कारण उसने जो है पशु पक्षियों के वध पर जो क्या करा, प्रतिबंध लगा दिया, और अशोक ने लोकहित के लिए क्या है, छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं, ये सारी चीजें बनवाई उसने। अशोक ने भी क्या है अपने शासनकाल में मनुष्य पशुओं के लिए क्या है उपयोगी औषधियों के लिए एक प्रथम अस्पताल यानी औषधालय या औषधि बाग का निर्माण कराया है, ठीक है? किसने? अशोक ने भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण मिलता है। देखिए क्या होता है, अशोक 273 बीसी के लगभग क्या है मगध के राज सिंहासन पे बैठता है, 273 राइट, 269 ले लो, यानी 4 साल बाद की कहानी बता रहा है। में उसका क्या होता है, राज्यभिषेक होता है, ठीक है? अब उसके लगभग जो अभिलेख है उसमें उसको क्या बोला है, देवा नाम पिए, ठीक है? यानी देवाना प्रियदसी भी है, ये लिखा है। इसका अर्थ क्या है, देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। तो इससे उसके जो हिंदू धर्म में आस्था है उसका संकेत मिल रहा है, ठीक है गाइस? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसने कहा है कि निम्नलिखित में से किस किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का क्या होता है, उल्लेख मिलता है? 4 बौद्ध संगीति होती है, जिसमें से थर्ड वाली अशोक के टाइम में हो रही है, ठीक है? तो कहाँ ये आपको देखने को मिलता है? एक दीपवंश में देखने को मिलेगा, एक महावंश में ये बातें देखने को मिल जाएंगी आपको, ठीक है? चलो सॉरी, देखिए इसमें लिखा है जो सिंगली अनुश्रुतियों यानी कि दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की जो है तृतीय संगति होती है। अध्यक्षता इसकी कौन कर रहा है? मोगलीपुत्र तिस कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या है, एक बौद्ध भिक्षु। अच्छा, अशोक के शासनकाल में क्या है, बौद्ध सभा किस नगर में होती है? तो अभी हमने पढ़ा पाटलिपुत्र, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन कौन था जो बौद्ध धर्म को मान रहा था? तो गाइस इसमें देखिए, एक तो अशोक है ही, ठीक है? और अशोक के बेटे का बेटा, सॉरी, अशोक के बेटे का बेटा यानी दशरथ, पौत्र, उनका पौत्र, ठीक है? तो दशरथ भी अशोक की तरह ही देवा नाम पिए की उपाधि धारण कर रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते। इसने कहा रज्जुक, रज्जुक कौन थे भाई? तो ये तो मौर्य शासन में एक अधिकारी है। देखिए अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। उसके चौथा जो स्तंभ लेख है उसमें रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहा, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर या आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति करी है, ठीक है? आगे बढ़ते। इसमें लिखा सार्थवाह किसे कहते थे, सार्थवाह किसे कह रहे हैं? तो देखिए आंसर इसका है, देखिए मौर्य काल में व्यापारिक जो काफिला होता था, व्यापारिक काफिला या कारवा कह सकते हैं, उसको क्या बोला गया, सार्थवाह बोला गया, ठीक है? अमरकोश के टीकाकार कौन, श्री स्वामिन ने लिखा है कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने पांथों को अगुआ मतलब प्रमुख या अध्यक्ष हो, वह सातवां है।
चलिए छोड़िए। अब लिखा है, अब 7वां किसे कह रहे हैं पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकारी जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? मतलब इसने कहा मौर्य प्रशासन में इनमें से कौन-सा नहीं था भाई? तो देखो, एक इसमें लिखा है, कौन नहीं था? अग्रहारिक नहीं था, युक्त था, प्रादेशिक और रज्जुक, ये तो थे। देखिए, युक्त ये जिला के अधिकारी हैं जो राजस्व वसूल करते हैं। फिर रज्जुक ये पहले केवल राज्य विभाग का कार्य करते थे, किंतु बाद में क्या होता है, नए अधिकार भी इनको मिल गए। फिर प्रादेशिक की बात करी तो मंडल का प्रधान अधिकारी था, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। ठीक है। अब अ, तो इसमें अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, और ये रहे तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया, किसने करवाया भाई? तो अशोक ने करवाया। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। इसके सिंह शीर्ष पर क्या है? 4 सिंह हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं, शक्ति का प्रतीक है। तो भारत का ये क्या हो गया, आपका प्रतीक चिन्ह भी है। ठीक है। अगर ये स्तंभ जो है मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। और मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है? तो कौन सा माना है? सांची का स्तूप माना गया है। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, इसने लिखा है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण के सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया भाई? अशोक ने करवाया है। ठीक है। इस स्तूप का जो आरंभिक काल है वो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जा रहा है। ठीक है। अब इसने कहा सी सही। अच्छा, जबकि भरहुत का स्तूप की अगर हम बात करें तो एमपी के कौन सा है? सतना जिले में है। ठीक है। भरहुत के स्तूप की जो खोज है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। ठीक है। फिर इसमें अमरावती का स्तूप हो गया तीसरा। और इसमें कहा ये आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में है, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है। ठीक है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, ने 1797 में इस स्तूप का क्या पता लगाया है। अब सारनाथ का धमेक स्तूप की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है, इसमें लिखा है मूल रूप से अशोक के समय बनाया गया था। ठीक है। और जिसका वर्तमान स्वरूप क्या है, गुप्त काल में निर्मित हुआ है। और ये स्तूप बिना क्या है, अधिष्ठान नहीं है इसके नीचे को। ठीक है, बेस नहीं। तो अब बिना अधिष्ठान के है, समतल भूमि पर बना हुआ है। ये बात भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब इसमें सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। 43 में है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यानी कि सांची का प्राचीन नाम। तो इसने कहा काक नाम। तो देखिए, अच्छा, सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है। विदिशा के पास है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण करवाया गया है। कहाँ पे? पर्वत के ऊपर। तो इस कारण इसे क्या है, महावंश में चैती यानी कि स्तूप का दूसरा नाम गिरि भी कहा गया है। चैतीय गिरि भी कहा गया है। अब इसे 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम जो है काकनाड या फिर काकनाड महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप, स्तूप संख्या 2 अशोक के धम महामात्रों के अवशेष, और स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र और क्या है, मोगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध है। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया है, जिसे शुंग काल में इस अर्ध गोलाकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो भाई देखिए, यहाँ लिखा है भरूच और सांची स्तूप। भरूच और सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासक यानी अशोक के शासन काल में हुई है। भरूच स्तूप की जो पाषाण वेदिका है या फिर तोरणों का निर्माण जो है शुंग काल में किया गया है। कौन से काल में? शुंग काल में किया गया। ठीक है, शुंग कालीन स्थापत्य। अब इसने कहा कि सांची के स्तूप का परिवर्धन और क्या है, सौंदर्यीकरण भी इसी काल में हुआ है, यानी शुंग काल में ही हुआ है। ठीक है। फिर चलिए, अब लिखा है निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक और उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो ये सांची के स्तूप है। देखिए, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ पर स्तूप का निर्माण मौर्य शासक यानी अशोक द्वारा करवाया गया।
इस स्तूप का जो दक्षिण तोरण है ना, दक्षिणी तोरण, उस पे अशोक और उनकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा यानी बोध गया का अंकन मिलता है। इसके अतिरिक्त क्या है, इस स्तूप के तोरण द्वार पर क्या है, महात्मा बुद्ध के जन्म, उनके जन्म, महाभिनिष्क्रमण, उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनारा में उनके अभिषेकों के बंटवारे आदि से संबंधित दृश्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है स्थान और स्मारक। ठीक है, देखिए कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा घोषिताराम मठ। कुशीनगर की बात करें तो राणाभर स्तूप मिलेगा। सारनाथ की और धमेक स्तूप मिलेगा। श्रावस्ती में आपको सहित महित मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित ठीक। अब लिखा है तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे। उन्होंने किस मार्ग का अनुकरण किया, यानी पहले कहाँ गए, फिर कहाँ। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और जो है विहार यात्राएं इनको रोक दिया। ठीक है, और इसके स्थान पे ही क्या करने लगे, धर्म यात्राएं या धम्म यात्रा करने लगे। ठीक है, वे महात्मा बुद्ध के जो चरण चिन्ह है उनसे पवित्र हुए स्थानों में क्या है, राज अभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गए थे, बौद्ध गया गए, और जो 20वें वर्ष है वो लुम्बिनी गए। ठीक है, और तथा उनकी क्या करी, पूजा करी। तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ, आर्थर स्मिथ। ठीक है, उनकी एक बुक है जिसका नाम है अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया का जो 7th चैप्टर है यानी कि द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपयुक्त उपगुप्त के साथ क्या है, अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम किस प्रकार है, इस प्रकार है। देखते हैं भाई कि वो पहले कहाँ गए, बाद में कहाँ गए, ऐसा। तो लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु चले गए होंगे, फिर बोध गया चले गए होंगे, फिर सारनाथ गए होंगे, फिर कुशीनगर गए होंगे, फिर यहाँ पे श्रावस्ती चले गए। ये है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी भाषा भाई, प्राकृत भाषा। समझते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं वैसे तो इसमें लिखा है अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही मिलता है। 3 वर्गों में हमने इनके अभिलेखों को बांटा। एक होगा शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ठीक है, अब इसने कहा शिलालेख 24 विभिन्न लेखों का एक समूह है, अलग-अलग स्थानों पे मिला है। कहाँ-कहाँ मिला है, 8 जगह पे। एक शहबाजगढ़ी में, मानसेहरा में, कालसी में, गिरनार में, धौली में, जौगड़ में, राउड़ी में और सोपारा में। ठीक है, अब भाई इसमें सारे के सारे में कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है, और कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। लेकिन 2 ऐसे हैं अभिलेख, 2 ऐसे हैं, एक तो आपका कौन से 2, एक तो ये वाला शहबाजगढ़ी वाला और एक मानसेरा। इसमें भाई इसने कहा कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। लेकिन जो 2 है ना, फर्स्ट और सेकंड, इसमें कौन सी भाषा मिलेगी आपको, अ खरोष्टी। खरोष्टी लिपि देखने को, वैसे तो ब्राह्मी लिपि है हर जगह, लेकिन यहाँ पे आपको बस क्या है, आपको ब्राह्मी की जगह खरोष्टी इन दोनों में देखने को मिलेगी। ठीक है, बस। अब इसे तक्षशिला से अरामिक लिपि में लिखा गया एक भव्य अभिलेख सर एकुना नामक स्थान से ग्रीक तथा अरामिक लिपि में लिखा गया द्विभाषी यानी कि ग्रीक और अरामिक भाषा अभिलेख तथा लंगमास नामक स्थान से अरामिक लिपि में लिखा गया अशोक का एक अभिलेख मिलता है। ठीक है, इसने कहा यहाँ से ये अभिलेख अशोक के मिलते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशोक कालीन जो अभिलेख खरोष्टी लिपि में, अभी हमने 2 जगह का नाम बताया जिसमें एक था आपका शहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम जो है शिलालेख, शिलालेख किस भाषा में है, तो भाई किस भाषा में है, प्राकृत भाषा। कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि। लेकिन 2 ऐसे हैं जिसमें खरोष्टी थी, हमने पढ़ लिया। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उद्वाचन किस पर जो है उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, तो भाई पत्थर की पट्टियों पर। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उत्वाचन पत्थर की पट्टी यानी कि शिलालेखों पर किया गया। ओके, इस कार्य को संपादित करने वाला जो विद्वान है जेम्स प्रिंसेप है। इन्होंने ही क्या करा भैया, अशोक के जो अभिलेख पढ़ने का श्रेय इन्हीं को मिलता है भाई, यही पढ़ पाए बेचारे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने बढ़ाया, तो फिर अभी हमने नाम पढ़ा ही यहाँ पे, जेम्स प्रिंसेप है नाम। चलिए देखते हैं, तो सी यानी कि जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 54 है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। रिपीट हो गए। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, ब्राह्मी लिपि को तो किसने पढ़ा भाई, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। फिर अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम जो अंग्रेज है वो कौन था, फिर वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप हो गए। सम्राट अशोक के राजा देशों को सबसे पहले फिर वही है आपका क्वेश्चन को लिखने का तरीका है। इसमें मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के शिलालेख थे। ठीक है, कौन सी
खरोष्टी लिपि बोल रहा है ये, खरोष्टी लिपि में चलो देखिए मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर-पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा कौन से भाषा में? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, लेकिन 2 ऐसे हैं जो शहबाजगढ़ी से मिले हैं और मानसेहरा से मिले हैं, जिसकी लिपि ब्राह्मी ना होकर क्या है? खरोष्टी। सेनेगुना की जो लिपि है वो अरामयिक और ग्रीक है। वह स्थान जहाँ पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो वो स्थान है अनुराधापुर। देखिए स्पेशल प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी बीसी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों में इस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिलता है, जैसे पिपरहवा हो गया, सौगौरा हो गया, फिर महास्थान हो गया। देखिए प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो है दाएं से बाएं, दाएं यानी कि राइट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेफ्ट जा रहे हैं, यही तो नहीं सॉरी दाएं से बाएं यानी कुछ इस तरह से जा रहे हैं, दाएं से बाएं, ठीक है। तो है खरोष्टी। देखिए अब यहाँ पे क्या है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं चलती है, यानी कि राइट साइड से कहाँ चल रही है भाई? लेफ्ट साइड की तरफ चल रही है। तो इसे पढ़ने का शेप प्रिंसिप को जाता है, फिर है ग्रोटेफेन, फिर लेसन को जा रहा है, ठीक है। ये मुख्यतः क्या है? उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं? ये हो गया क्वेश्चन रिपीट, आप बताइए आंसर। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख मिलता है वो कौन सा? प्रियदर्शी। तो नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि नहीं। देखिए अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे क्या देवानाम प्रियदर्शी ये बोला गया, ठीक है। और देवताओं का प्रिय देखने में सुंदर ऐसा कुछ। तो राजा आदि की उपाधि तथा राजा आदि की उपाधि से इसे संबोधित किया गया। पुराणों में इसे क्या बोला? अशोक वर्धन कहा गया। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ये हुए क्वेश्चन रिपीट, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सब मैं नहीं बताने वाली। अब अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख जो है प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय से हो रहा है? तो ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चलो अब लिखा है, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ठीक है। अब लिखा है, इन पर जो है बढ़िया पॉलिश है, ठीक है, सही होगा। ये अखंड है, ठीक है। स्तंभों का क्या है? शेफ्ट शुंडाकार है, ये स्थापित संरचना का भाग है। तो इसमें का कौन सा गलत है ये बोल रहा है, हालांकि इतना तो हमने भी नहीं पढ़ा। देखिए अशोक के प्रस्तर जो है स्तंभ स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है, बल्कि ये जो है पृथक रचनाएं हैं, ठीक है। अतः बाकी तो क्या है। देखिए निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ क्या है? राण्यो अशोक, राजा अशोक लिखित है, किसमें लिखा हुआ है? ये है कंगन हिल्ली। वाह, आईएएस का क्वेश्चन है गाइस, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आप देख लिया करिए कि क्वेश्चन कहाँ पूछा गया। क्यों? क्योंकि ये शायद हम किसी बुक में जल्दी पढ़ के नहीं आए होंगे, या फिर हमने घटना चक्र में कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, देखो कर्नाटका के कलबुर्गी जिले में क्या है आपका? भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है, ठीक है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर जो है चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे क्या लिखा है? राजा अशोक या फिर है रानी अशोक। और लेकिन निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो आंसर है आपका मास्की। देखिए अशोक का इतिहास, अशोक के इतिहास में हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों अशोक का इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभी तक वो 40 से अधिक अभिलेख हमें मिल चुके हैं। मस्की, गुर्जरा, नित्तूर और उड़ेगुड़ा ये लघु शिलालेखों में अशोक का जो व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक लिखा होगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से अशोक नाम लिखित, तो इसने कहा मस्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? ये हो गया आपका क्वेश्चन रिपीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो रिपीट हो रहा है उस पर आप खुद से ध्यान दीजिएगा इस। चलो तो अब अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है। रुम्मनदेही तो देखिए बुद्ध के जन्म से, देखिए यहाँ पे लिखा अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी है। वहां एक स्तंभ
सॉरी, शिलालेख रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया है। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का जो बलि कर है उसने माफ कर दिया, और जो राजस्व है यानी कि भू राजस्व उसे 1/6 से घटाकर क्या कर दिया, 1/8 कर दिया। ये हम पढ़ चुके हैं। गुर्जरा लघु शिला लेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा स्तंभ है, वो है भाब्रू स्तंभ। ठीक है गाइस, डी भाब्रू स्तंभ। भाब्रू जो है आपका, देखिए इसमें लिखा है भाब्रू यानी कि विराट स्तंभ। लेख में अशोक ने अपने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी कि वो बौद्ध धर्म मानने वाला है, ये यही अभिलेख इसको जो है ना प्रमाणित करता है। कालसी प्रसिद्ध है इसे अशोक के शिलालेखों के कारण। यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं इसलिए। ठीक है, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ आया भाई? अच्छा, उत्तराखंड में नहीं आया, कोई बात नहीं। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली, तो भाई कालसी मिली। ये क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, अब है निम्नलिखित स्थानों पर विचार करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 75। ओके, तो इसने क्या लिखा? इसने कहा धौली उड़ीसा, एरेगुडी आंध्र प्रदेश। अच्छा, कौन सा कहाँ पे है ये? तो इसने कहा कौन सा सही है ये बताना है। ओके, देखिए इसमें लिखा है कि जो उड़ीसा में, धौली कहाँ पे है? उड़ीसा में है, सही। तो वही लिखा था, पहला सही है। एरागुडी कहाँ पे? आंध्र में। और जौगढ़ कहाँ पे? उड़ीसा में। और कालसी कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, तो यह 12वां। देखिए, अशोक का जो 12वां शिलालेख है कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि उसका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का जो है आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख में से धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए कलिंग युद्ध की विजय और तो कलिंग युद्ध की विजय और मृत्युओं का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो है क्या लिखा गया इसे? 13वें। तो अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध, इसमें अशोक की विजय हुई थी। ठीक है, अशोक जीता। अशोक का जो 13वां शिलालेख है से इस युद्ध के संदर्भ में क्या है, स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं इस युद्ध के बारे में साक्ष्य मिलते हैं? 13वां जो शिलालेख है उससे। ये घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद हुई। ठीक है, तो मतलब हुई है 261 में, यानी कि राज्याभिषेक कब हुआ था उनका? 269 में हुआ था। ठीक है, तो इस शिलालेख में उससे जो है कलिंग युद्ध से हुई जो पीड़ा है उस पर उसने अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। तभी उसने धम्म मतलब स्टार्ट किया। मतलब जो ये उसके अंदर जो चेंज आया वो यहीं से आया, कलिंग युद्ध के बाद से। जो उसने बहुत ज्यादा मृत्यु खून खराबा देख लिया। कलिंग युद्ध का विवरण हमें मिलता है 13वें शिलालेख से। ये क्वेश्चन हो गया रिपीट। चलो, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ लिख के शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो भाई कौन सा है भाई? तो हाथी गुफा अभिलेख। देखिए, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय कर यहाँ से ले जाई गई जिन प्रतिमा को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नंद राजा ने क्या करा था? कलिंग पे विजय करी और वहां से एक जिन प्रतिमा ले गया जिसे खारवेल वापस लाया। बताया था कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो है 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अशोक के निम्न शिलालेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, तो कौन सा है भाई? 12। देखिए, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई। धार्मिक सहिष्णुता हेतु जो है आपका पालनीय उपाय बताया गया। चलो, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है, तो किसने दिया होगा? अच्छा कुछ तो अशोक ने दिया। पढ़ते हैं क्या कहा इसने। इसने कहा कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है।
वो उसके कहने का मतलब भाई तुम्हें अपना संप्रदाय मानना है मानो, दूसरों के संप्रदाय की निंदा नहीं करो, अपने को बढ़ाने की कोशिश करनी करो, बहुत अच्छी बात है। अब इसने कहा है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो, तो इसने कहा दूसरा और कौन सा 13वां, ये तो इंपॉर्टेंट है guys, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे बहुत, अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्य यानी कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित जो है ताम्रपड़ी यानी कि श्रीलंका की सूची मिलती है, और 13वें में चोल, पांड्य और ताम्रपड़ी इनके बारे में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राज्य का उल्लेख अशोक के जो है आपका अभिलेखों में नहीं है? देखिए चोल है, पांड्य है, सब सातवाहन नहीं है, ठीक है। अब टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? कौन? टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का था? मिस्र का। देखिए मिस्र का था, ठीक है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। एक तो हो गया एंटियोकस द्वितीय थियोस, ठीक है, सीरिया का शासक था। दूसरा है आपका टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस जो कि मिस्र का है। तो है एंटिगोनस, एंटिगोनस क्या है? गोनातास, मैसेडोनिया या मकदूनिया का राजा है। फिर है साइरीन, साइरीन का शासक, ओके, मग साइरीन का शासक है। और यहाँ अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस, सॉरी इसमें लिखा है अलिंग सुंदर, ये यहाँ का शासक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा है भाई? तो ये है मिस्र का तुरमय। यानी तुरमय, तुरमय यानी कि ये टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस की बात कर रही है, मिस्र का है। दोनों ही नाम याद कर लेना गाइस, अजीब नाम है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे भाई? अशोक, ओके, किसके थे? तो चोल, गुप्त, मौर्य, मौर्य के थे, ठीक है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति अहिंसा, अच्छा शांति अहिंसा है, धार्मिक सहनशीलता है, बड़ों का सम्मान, अच्छा अच्छी अच्छी सारी बातें। तो देखिए इसमें अशोक का धम्म यानी धर्म का नैतिक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिन्वे बहुकियाने अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रत्व से रहना, स्वभाव में मधुरता है, साधुता बनाए रखनी, सारी चीजें थी। मतलब इसने कहा धम्म में क्या है भाई? शांति अहिंसा है, बड़ों का सम्मान भी है, धार्मिक सहनशीलता भी, यानी कि ये और बी वाला सारे ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक ही होगा आंसर, तो ई है। अब लिखा है निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि का रोक लगाई गई, और ऐसा लगता है कि ये पाबंदी पशुओं का वध पर थी। अब देखिए ये लिखा है स्तंभ अभिलेख 5 में आंसर है इसका। देखिए यहाँ पे देखिए, ये वैसे तो आधा पड़ा हुआ ही है। अब यहाँ पे आधा क्या इसमें कुछ चीजें नहीं है वैसे। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। इसने कहा यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए, ये है फर्स्ट शिलालेख, ठीक है। ना कोई उत्सव किया जाए। इसने कहा पहले जो प्रियदर्शी राजा यानी अशोक की बात कर रहे हैं कि पाकशाला में प्रतिदिन जो है सैकड़ों, बहुत सारे जीव जो है मांस के लिए मारे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या होता है, सिर्फ 3 पशुओं को प्रतिदिन मारे जाने लगा, जिसमें 2 मोर थे और एक क्या था? मृग था। और जो मृग था उसको कभी कभी मारते थे, हमेशा नहीं, ठीक है। तो भविष्य में इन सबको भी मारना बंद हो गया। 5वें स्तंभ लेख की बात करें तो अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26 वर्ष के बाद जीवों का वध क्या कर दिया गया? एकदम से निषेध कर दिया गया। इसने कहा तोता, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदी मुख, चमगादड़, रानी चींटियां, अस्थि रहित मछलियां, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर, ऐसे चौपाए जो खाए ना जाते हों और अन्य किसी काम ना आते हों, ठीक है। मतलब इन सबको मारने बंद कर दिया, ठीक है। प्रत्येक पक्ष के प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें, 15वें दिन क्या है? कृष और पुनर्वसु के दिन तीनों ऋतुओं की प्रथम पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सुअरों, अन्य जानवरों का
को जो है बदिया ना किया जाए। फिर इसमें तिश पुनर्वसु ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को ना दागा जाए। भाई ज्यादा लिख दिया गया। राजस्थान का क्वेश्चन, मतलब आप ये समझ लो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी व्याख्या में आधी चीजें तो खतरनाक ही फालतू की। अब देखिए, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक जो है खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपाय हेतु सुरक्षित करने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। देखो ये भी हमने पढ़ा, नहीं पढ़ लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगोरा ताम्रपत्र अभिलेख, और क्या है बौगुरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है और इन्हें जो है ईसा पूर्व तीसरी सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। मतलब अभी तक कहानी इतनी आई कि इन दो जगहों पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में अशोक के कुछ मिल गए हैं क्या अभिलेख, ठीक है। ये अभिलेख जो है अकाल के समय किए जाने वाले जो है राहत कार्य है उससे संबंधित हो, तो इम्पोर्टेंट है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से भी होती है कि हाँ भाई ऐसा कुछ अकाल आया होगा शायद। अब देखो, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ठीक है भाई, एक बात सही है। फिर कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, ठीक है भाई, दोनों ही सही है। ठीक है, आंसर है ए, यानी कि ए और आर दोनों से आर ए की सही मतलब व्याख्या स्पष्टीकरण करता है। अब देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करी है, उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल किया। दक्षिण के साथ जो है सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। देखिए ऐसे करके जब भारत बन रहा है, कलिंग कहीं बीच में आ जा रहा है, ठीक है, नीचे की साइड बीच में आ जा रहा है, तो यहाँ से जाना आसान, यहाँ से जाना आसान कलिंग पे विजय होने के बाद। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो क्या होता है, समुद्री और स्थल मार्ग से होकर जो है व्यापार में रुकावट पड़ती, अतः कलिंग को मगध राज में मिला लिया गया, तो ठीक है, तो रुकावट खत्म हो गई। इसमें मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। मतलब इसने धार्मिक आधार पर इसने कहा धार्मिक आधार पर भू अनुदान दिया, एक बात तो कह रहे ये नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध है कृषकों ने विरोध किया, ठीक है। देखिए ये हम पढ़ के नहीं आए, पहली बात तो क्या बताएं फिर। देखिए, धार्मिक आधार पर जो है भूमि दान का प्रथम जो साक्ष्य मिलता है मौर्योत्तर युगीन राजवंश यानी कि सातवाहन के समय में मिलता है, कि भूमि दान जो दिया गया है ये मौर्यों के बाद कहीं हम पढ़ते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसने कहा सी सी, यानी कह रहा है कि ए तो सही बात है, ठीक है, ए सही है। अब दूसरी इसने कहा ठीक है, दूसरा अब यानी कि भूमि दान वाली मौर्य काल की नहीं है भाई। मौर्यकालीन शासन में जो धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी जाती थी, धार्मिक आधार पर कुछ नियम दे रहे। भूमि दान के विरुद्ध कृषकों के विरोध का कोई जो है वर्णन नहीं मिलता, ठीक है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भेजा गया, क्या था, एक यूनानी राजपूत था। इसके पूर्व वह जो है अराकोसिया के जो क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना तो उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, उसमें लिख डाला। चलिए, मेगास्थनीज दूत था, किसका था, सेल्यूकस निकेटर, किसका था, सेल्यूकस निकेटर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 94, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 95, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिला है, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में मिला है, ठीक है। चलिए देखते, देखिए इसने 7 वर्ग बताए हैं इंडिका में मेगास्थनीज ने, कौन कौन से, कहा भाई यहाँ पे दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है, शिल्पकार है, योद्धा, निरीक्षक और क्या मंत्री, या हम कह सकते हैं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है, ठीक है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता है और ना ही अपने पेशे से भिन्न कोई पेशा अपना सकता था, मतलब जो उनके पापा कर रहे हैं वही आप भी करोगे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में जो है विभाजित किया, ठीक है, 7। अब निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, तो ये मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में दास प्रथा के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा।
अब है मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर लिखित है मेगास्थनीज की इंडिका में। फिर इसमें लिखा क्वेश्चन नंबर 19 है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए इसमें से क्या दंड दिया जाता था? क्या मृत्यु दंड दिया जाता है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन जो है 30 सदस्यों की जो है एक पूरी की पूरी समिति 30 सदस्यों की समिति है। यहाँ पे 6 विभाग हैं, ठीक है, और हर एक विभाग में कितने लोग हैं? 5। तो 5 5 6 30 होता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये हो गया। अब इसमें का जो छठी समिति है ये वाली, ये क्या कर रही है? जो बिक्री कर वसूल करने का काम करती है। करों की चोरी करने वालों को ये मृत्यु दंड दे रही है भाई। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है इंडिका मेगास्थनीज की निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बता देंगे आप। इंडिका का लेखक कौन है ये भी बता दें। इंडिका का लेखक कौन है ये भी आप बता देंगे। इंडिका का लेखक कौन था भाई? सब बता देंगे आप, तो बहुत इंटेलिजेंट है। अब वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? मतलब भाई कह रहे हैं मौर्य काल से ऐसा क्या चल रहा है जो आज तक चल रहा है भाई? तो ये है जन्म मृत्यु का पंजीकरण। हाँ, आज भी होता है। देखिए मौर्य युग में जो है नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, जिसका प्रमुख नागरिक था या फिर है आपका पूर्व मुख्य था। लेकिन इसने जो है पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली जो 6 समितियां उसका उल्लेख किया है। इसमें जो तीसरी समिति है वो जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती है। वर्तमान में हम देखते हैं नगर पालिका प्रशासन ये काम कर रही है आज भी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में है? ओके, क्या है ये? व्याख्या देखते हैं भाई। देखिए यहाँ लिखा है मौर्यकालीन साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। तो सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई है वो है प्रांत। प्रांतों का विभाजन मंडल में। मंडल का विषय, विषय का स्थानीय यानी कि ग्रामों का समूह होता है, और स्थानीय का जो है आपका द्रोणमुख यानी कि ग्रामों का समूह होगा। ठीक, सॉरी, चलो फिर से देखते हैं इसका टेबल है। सबसे ऊपर होते हैं गाइस आपके प्रांत, ठीक है। तो प्रांत के प्रांत के नीचे होते हैं मंडल, ठीक है। अब मंडल के नीचे क्या होता है भाई? स्थानीय। अब स्थानीय क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है ना, 800 ग्राम होते हैं। 800 ग्रामों का समूह है, ठीक है, 800 ग्रामों का समूह। अब स्थानीय के नीचे क्या आता है गाइस? स्थानीय के नीचे आता है आपका द्रोण मुख। इसमें भाई क्या है भाई? नहीं नहीं नहीं, ये स्थानीय नहीं था। ये मान लेते हैं विषय। विषय के नीचे आता है आपका स्थानीय। इसमें कितने गांव है भाई साहब? 400। इसके नीचे आता है द्रोण मुख। इसमें भाई साहब कितने ग्राम है भाई? 200, ठीक है। उसके नीचे आता है खारवटिक का विभाजन। गलत हो रहा है दोस्तों ये सब। देखिए सबसे ऊपर है आपका प्रांत। प्रांत का विभाजन मंडल में हो गया, ठीक है, हमने सही लिखा था मंडल का। तो मंडल का विषय में हुआ था, ठीक है। विषय में 800 का विभाजन विषय में था। विषय का विभाजन क्या है? स्थानीय में हुआ। स्थानीय में 800 गांव आते हैं। स्थानीय का विभाजन द्रोणमुख में, जिसमें 400 गांव आते हैं। द्रोणमुख का विभाजन आपका खारविटिक में, जिसमें 200 ग्राम आते हैं। खारविटिक का विभाजन संग्रहण, जिसमें 10 ग्राम आते हैं, ठीक है। फिर ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। सबसे बड़ी हो गई प्रांत, ठीक है। अब इसका आरोही, ठीक है। अब बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो इसने कहा कि संस्कृति, कला, साहित्य, फिर इसने कहा प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के के बारे में हमने यहाँ नहीं पढ़ा, बस बाकी चीजें पढ़ी। देखिए इसने कहा मौर्य सम्राटों में संस्कृति, कला, साहित्य के विकास में भूमिका। देखिए हमने चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर जो है दक्षिण वर्तमान में कर्नाटका तक फैला, ठीक है। फिर पूर्व में मगध से लेकर जो है आपका पश्चिम में सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और सौपारा तक फैला हुआ है, ठीक है, इनका साम्राज्य।
तो एक इतिहासकार है जिनका स्मिथ उसने हिंदकुश पर्वत बताई है इनकी वैज्ञानिक सीमा, ठीक है। फिर अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य है 5 प्रांतों, एक है उत्तरापथ, एक है अवंतिरट, फिर कलिंग, दक्षिणापथ और यहाँ पे वो पूर्वी प्रदेश। तो स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का जो है श्रेय किसको मिला है? यहाँ हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक शासकों को दिया जा रहा है। मौर्य में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। अब देखो भाग और बलि क्या है भाई? भाग और बलि टैक्स होते हैं। भाग और बलि क्या है? प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत हैं। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा जो है भूमि का मालिक होता था और भूमि से उत्पन्न जितना भी वो होता था उत्पादन, उसका एक भाग राजा रख लेता था, ठीक है। ये कर इस कर को हम बोलते थे भाग। और दूसरा एक और राजस्व का स्रोत था जो था बलि, यानी कि राजस्व के स्रोत थे, एक तरह से कह दिया जाए टैक्स थे। फिर मौर्य काल में भूमिकर को मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता? तो सीताध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। देखिए मौर्य काल में सीताध्यक्ष जो है आपका कृषि भूमि का जो है अध्यक्ष होता था और वही जो है भूमि कर जो है वसूलने का कार्य भी करता था। जबकि इसने कहा अग्रोनोमोई जो था भाई जिले का अधिकारी होता था। और शिलाध्यक्ष क्या होता था आपका? विभिन्न प्रकार के व्यवसाय व्यापार कर जो है वसूल करता था। और यहाँ पे लिखा है अक्राध्यक्ष, ये क्या होता था? खाने का नियंत्रण करने वाला था, ठीक है, खानों का नियंत्रण। अब इसमें लिखा है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था भाई राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलिए अब देखो मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन जो है राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? राजस्व कौन इकट्ठा कर रहा है? इसमें लेगा देखिए मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य जो है समाहर्ता द्वारा किया जाता था। फिर अंतपाल सीमा रक्षक सीमावर्ती दुर्ग की देखभाल करता था। जबकि जो प्रदेशा था वो मंडल स्तर का जो है प्रशासक था। अब निम्नलिखित में से कौन मौर्यगीन अधिकारी तोल मोल का प्रभारी था? वो था क्या? पौतवाध्यक्ष, ठीक है, तोल मोल का प्रभारी था। इसमें पणाध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का और सूनाध्यक्ष जो है आपका बूचड़ खाने का प्रभारी था। मतलब एक मिनट गाइस। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मार्ग निर्माण, ओके चलो ठीक है कहानी। देखिए यहाँ लिखा है मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो है आपका अधिकारी जो है राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव करना, ये सारी चीज। तो मार्ग निर्माण, ठीक है भाई। तो इस तरह मार्ग का, ठीक है। अब लिखा है पंकोद कसनी रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला क्या है? जुर्माना भाई, इतना कठिन नाम। चलो क्या है ये सड़क पर जो कीचड़ फैलाने पर, ओ क्या क्वेश्चन आते हैं राजस्थान में। चलो इस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अभी क्वेश्चन कहाँ का? यूवीएस भी, ठीक है। पट कोल बलाधिप, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है भाई। इसमें लिखा है तलार अधिकारी है, क्या काम कर रही? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी है। तो ये क्वेश्चन तो भयंकर ही क्वेश्चन है। फिर है पटकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी है। सहसाधिपति ये है चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी हो गया। बलाधिप ये हो गया चुंगी का सुरक्षक। वाओ क्या क्वेश्चन है भाई। चलो इसमें लिखा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है देखते हैं भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है वैशाली, वैशाली जो है वर्तमान में बिहार का एक जिला है, ठीक है। प्राचीन काल में वैशाली जो है बुद्ध और जैन धर्म से जुड़ा हुआ था, ठीक है, ये तो हम पढ़ के आ गए। अब ये क्या है? ये जो है 6ठी शताब्दी बीसी में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख क्या था भाई? गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हो रहा है। फिर इसने लिखा है कि जो नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, सर्वप्रथम यहाँ के बौद्ध विहार की स्थापना जो है गुप्त काल में करवाई गई, ठीक है। तक्षशिला इसका आंसर है, ठीक है। तो तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है और यहाँ जो है विश्व से लोग क्या करने आते थे? फॉरेनर्स आते थे पढ़ने। चलो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओ भाई साहब बहुत पढ़ना है अभी हमें। इसने लिखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। हाँ देखिए इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। तो कौन कौन से न्यायालय थे भाई? तो एक तो था आपका, एक था धर्म स्थानीय, एक था कंटक शोधन, ठीक है।
देखिए, यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार थे। एक तो धर्मस्थानी, एक कंटक शोधन। धर्मस्थानी यानी कि आपका दीवानी न्यायालय हो गया, कंटक शोधन यानी फौजदारी हो गया। अब इसका प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा फौजदारी जो न्यायालय है उसका न्यायाधीश होता था और व्यवहारिक व्यवहारिक जो है आपका दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य यानी कि धर्मो था शुद्ध यानी धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही जो है न्यायाधीश बनाया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 119। भारत भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशी इतिहासों वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका जो है व्यवसाय था? भाई ये था मागध। क्या क्वेश्चन है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध और सूत वर्गों का था। ठीक है भाई। अब इसने कहा गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की जो व्याख्या का सूत्रपात किसने किया? तो आंसर है आपका द्रविड़ों ने। अब देखो गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्याख्या का सूत्रपात द्रविड़ों यानी चोल ने किया है। ये दक्षिण साइड के ये व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। ठीक है, आज भी है। ओके, नेक्स्ट प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ठीक, पति ने अपनी पत्नी को त्याग दिया है तो विवाह विच्छेद यानी तलाक की अनुमति कहाँ? यहाँ अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में कोई दोष हो जाता है तो पत्नी उसे त्याग सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के विचारी होने या वध्या होने की दशा में भी जो है पति जो है पत्नी को त्याग सकता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह क्या है वर्जित है? ठीक है, किसमें? मनुस्मृति। देखिए इनमें लिखा है जो मनुस्मृति है उसके 38वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वें खंड में स्पष्ट है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जो स्त्री है जिसका पति मर गया वो नहीं कर सकती भाई पुनर्विवाह। थोड़ा गलत है। विदेशों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था क्या था भाई? मतलब विदेशों को मनु मनु द्वारा समाज में क्या सामाजिक स्तर दिया गया है? तो इन्होंने कहा ये क्या है? व्रात्य क्षत्रिय। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। ठीक है, आए तो कौन कब आया? ये तो फायान है, मेगस्थनीज है, फिर सिंह है और हिंसांग है। ठीक है, तो इसमें आप क्रम देखिए। तो सबसे पहले इसमें आए मेगस्थनीज जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आ गए थे, पहले ही आ गए। फिर फायान आए हैं, उसके बाद आपका हिंसांग और लास्ट में सिंह आए। इन सब में तो ये है क्रम। चलो देखते हैं कहानी। ओके, अब देखिए यहाँ लिखा है यूनानी शासक सेल्यूकस के ने जो है मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ओके, ठीक है, अब उसने क्या इंडिका लिखी। फिर चीनी आती है फायान है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए। फिर चीनी आती है हेनसंग है जो हर्षवर्धन के समय में आया और इसिंग जो है आपका क्या 7वीं शताब्दी में भारत आया था चीन से। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य और ये इनके नाम लिखे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला था, कहीं किसी ने बोला सेंडोकुटस है भाई ये। बिंदुसार को अमित्र घोष बोला, सॉरी अमित्र घास बोला। अशोक को प्रियदर्शी बोला, देवानाम प्रियदर्शी, ये सब। ठीक है, चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब लिखा है अंतिम मौर्य सम्राट था भाई, कौन था? वृद्धत था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अंतिम वाला। तो इसमें लिखा है अंतिम मौर्य जो शासक है वो है वृद्धत की हत्या उसके जो सेनापति यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने करी और फिर शुंग वंश आ गया होगा। ठीक है, 184 की कहानी है। अब इन निम्न कथनों पर विचार करते हैं। चलो, इसमें लिखा है अंतिम मौर्य शासक वृद्धत की हत्या उसके जो प्रधान सेनापति है पुष्यमित्र शुंग ने करी। सही बात है, जो हम ऊपर पढ़ चुके। अंतिम जो शुंग राजा है यानी कि देवभूति की हत्या उसके जो ब्राह्मण मती यानी कि वसुदेव खंड ने किया और उसके राज सिंहासन और उसका जो है वहां उसने क्या राज सिंहासन को हथिया ली। ठीक है, इसमें आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को जो है पद से हटा दिया। चलो देखते हैं, पहली वाली बात तो सही है, तो हम पढ़ भी चुके। देखिए
अब यहाँ पे व्याख्या हम पढ़ेंगे, बाकी हम कुछ बाद में पढ़ेंगे। बातें सारी सही। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 बीसी में अंतिम मौर्य शासक यानी कि वृद्धदत्त की हत्या करी, वो है आपका शुंग राज। उसी ने क्या करा है, शुंग राजवंश की स्थापना करी है। वे इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से जाने गए। फिर शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, देवभूति। ठीक है, वो बहुत ज्यादा ही क्या था, विलासी था। ठीक है, वो तो उसने अपने उसका जो अमात्य था यानी कि वासुदेव के शरण्य के द्वारा ये भी मारा गया। फिर इसने लिखा वायु पुराण के अनुसार के अंतिम शरण शासक यानी सुशर्मा अपने आद जातीय भृत्य सिमुख, यानी ये नाम याद है, सिमुख द्वारा मारा गया। ठीक है, बस कहानी इतनी ही। अब देखो में मौर्य काल में प्रणयम था, क्या था, आपातकालीन कर। इसमें लिखा ईसवी सन के पूर्व पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है। देखिए आंसर है आपका 2 और 3 यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपने अशोक से 2 ही। ठीक है, और क्या किया इन्होंने भाई, देखो ये है कहानी पूरी जो कि इम्पोर्टेंट है। वही झील की कहानी सुनेंगे हम यहाँ पे। देखिए ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ने क्या है, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है। उस क्षेत्र में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत गवर्नर, मतलब पश्चिमी प्रांत का वहां पे जो एक गवर्नर जिसका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य। ठीक है, इसने क्या करा, सुदर्शन झील बनवाई। ठीक है, और अशोक के टाइम पे क्या होता है कि तुषास्प ने 3वीं शताब्दी बीसी में इस यहाँ से क्या निकाली, नहर निकाल दी। सुदर्शन झील से नहर निकाल दी। फिर शक शत्रप होता है रुद्रदामन ने, उनका एक अभिलेख था जिसका नाम था जूनागढ़ अभिलेख। इन दोनों कार्यों के बारे में कह रहा है, ये लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, कि इसने ये किया और इसने ये, तो सशस्त्र जो रुद्रदामन है उसने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर यानी कि सुविशाख ने इस झील के बांध की जो है मरम्मत करवाई। देखिए अब उस झील पे कौन कौन काम करा रहा है इसके बाद, तो सुविशाख ने क्या करा भाई, झील की मरम्मत करवाई, बांध की जो झील, ठीक है, झील होती है उसके पीछे बांध होता है, उसकी मतलब बांध होता है। ठीक है, बांध के पीछे झील होती है, तो उस बांध की मरम्मत कराई। अब है इसने कहा रुद्रदामन का, और ये सारी कहानियां ना यहाँ लिखी है अभी तो जूनागढ़ अभिलेख में। किसका है, रुद्रदामन का ये काल 2वीं शताब्दी बीसी का था। ठीक, अतः जो है उत्तर में ईसवी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का ही नाम रहता है। इस प्रकार दैत्य की शक शासक यानी कि रुद्रदामन का नाम भी जो है गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु उसका जो समय कब आ जाता है, ये आ जाता है 150 ईस्वी में आ जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे ईसवी सन के पूर्व की कुछ, ईसवी सन की ये बात नहीं कर रहा है, ईसवी सन से पहले की यानी कि बीसी की बात कर रहा है, ईसा पूर्व की। तो ईसा पूर्व में 2 नाम आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा ईसवी को भी ले लेता तो इस बंदे का नाम भी यहाँ पे आ जाता कि इसने भी काम करवाया यहाँ पे। ठीक है, इतनी सी बात देखिए यहाँ पे। तो इसके अतिरिक्त भी बात कर लेते हैं। तो इसने कहा है कि जो आपका है स्कंदगुप्त के समय में इसके सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर थे पर्णदत्त के पुत्र थे जिनका नाम था चक्रपालित। ठीक है, ने भी इस जो झील का है क्या करा, पुनरुद्धार करवाया। ठीक है, मैं टूट गई होगी, इसे ठीक करवाया। ठीक है, ये तो बहुत आगे की बात हो गई, तो हम इसको नहीं कंसिडर करने वाले। चलो अभी थोड़ा सा बचा है, बस एक पेज। इसमें जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में क्या है, एक झील का निर्माण करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो भाई ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो गया। अब इसमें लिखा निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित अभिलेखों में थे अशोक का। इसने कहा कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, समझिए इसने कहा अशोक का अभिलेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। कहाँ का राजा था भाई? ये शकों का राजा। ठीक है, इसने कहा गुजरात के जूनागढ़ यानी कि गिरनार के शक संवत यानी कि 72 यानी कि 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वही जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और उससे क्या है, उसकी विजय, उसके व्यक्तित्व, उसके कृत्य यानी उसने क्या क्या किया, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख जो है इस पर खुदे हुए हैं। ठीक है, सर 1822 में कर्नल टार्ड ने इस लेख
को का पता लगाया है। इस विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी प्राचीनतम लेखों में से ये एक है। इसमें लिखा है बराबर पहाड़ियों की गुफा। बराबर पहाड़ी का नाम है बराबर, ठीक। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बता है। तो देखिए, बराबर पहाड़ी के बारे में हम कौन सा जानते हैं भाई? कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए, इसमें लिखा है कि बिहार के, ओहो, बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां हैं, ठीक है। नागार्जुन में जो है 3 गुफाएं हैं और बराबर नामक पहाड़ी पर कुल जो है 4 गुफाएं हैं, ठीक है। अब इसमें से जो 4 गुफाएं हैं, बराबर में कितनी है? 4। तो इसमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक का लेख लिखा हुआ है और जो चौथी गुफा है उसमें क्या है? मौखरी शासक यानी कि अंत वर्मा का लेख लिखा हुआ है। 3 पे तो अशोक का है, चौथे पे मौखरी शासक कौन है भाई? अंतवर्मा। इनके बारे में इसने कहा प्रथम 3 जो गुफा है वो अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के जो साधु हैं उनके निवास के लिए दान में दी गई हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग की 3 है वो अशोक ने क्या करा? आजीवक संप्रदाय के साधुओं को निवास के लिए गुफा दान में दे दी है, ठीक है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है, ठीक है। तो भाई एक बार चलिए ये देख लेते हैं। हमने पढ़ तो लिया सारा। इसने कहा बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही बात। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख है, बिल्कुल सही बात। फिर ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, सही बात। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी वाली बात गलत है, बाकी सारी हमने पढ़ ली है, सही है। अब इन मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? चलिए, कहाँ से है? देख, मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियां यक्षों की हैं। अच्छा, अब देखिएगा, यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक क्या है? अभिन्न, आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन, अभिन्न अंग थी, ठीक है। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम, ठीक है, नामक स्थान, नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है। इसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त ये यक्ष प्रतिमा जो है भारतीय कला जगत में परखम यक्ष नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। छोड़ना चाहो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलिमित है? ओके, तो ये लोथल डॉकयार्ड, हाँ ठीक है, एंशियंट डॉकयार्ड है ये। क्यों? लोथल का है गुजरात में, वहां पे पानी ही पानी है तो डॉकयार्ड वहां मिल ही जाए। सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ गॉड। अब गाइस आप हिंदी वाले हैं, इसमें लिखा है इंग्लिश में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो स्पेशल वाला पेपर है ना, इसे थोड़ा सा मुश्किल करके दे दिया इन्होंने। मुश्किल क्या कर दिया? हिंदी वालों को आधी तो इंग्लिश आती नहीं होगी तो मुश्किल ही हो गई उनके लिए। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, मतलब यहाँ सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। फिर इसमें लिखा है कौन सा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनो। ये दोनों तो सही हो गए। ये डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा होता है, मतलब समुद्र पे बनाए, किनारे पे, पोर्ट पे। फिर राजगीर, इसमें लिखा है लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ठीक है, ये गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, हाँ बौद्ध धर्म को जानने के लिए आप यहाँ पे जाते हैं। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड है, सही है, ये वाला भी सही है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ जो बुद्धिस्ट लर्निंग है, ये भी सही। परंतु जो राजगीर है यानी कि इसमें लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का जो है युग्म गलत है। तो ये वाला जो इसका आंसर क्या होना चाहिए? राजगीर नाव के क्या होना चाहिए? सारनाथ होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु। मुद्रा राक्षस में ऐसा लिखा गया है, चलो देखिए क्या लिखा। इसमें लिखा है डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाख दत्त और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या बोला है भाई? समकालीन। तो उसका नाटक है भाई, क्या नाम है उसका? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की कृत्यों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी ली है इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों का वर्णन है भाई। आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मौर्य काल। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो हो गया मौर्योत्तर काल। भाई अगर मैं एक ही पार्ट में पूरा चैप्टर करती तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। चलिए, मौर्योत्तर काल हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया तो कर दीजिएगा, एंड शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सके उतना। और जो भी जल्दी पढ़ना चाहते हैं
सोचते हैं मेरा जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ऑलरेडी घटना चक्र की सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, जो कि थोड़ी पुरानी है, 2021 की होंगी, 2022 की होंगी, पर इतनी पुरानी है। अगर आप जल्दी-जल्दी सिलेबस करना चाहते हो, वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ साथ-साथ पढ़ते रहिए, हो जाएगा। चलिए, फिर अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।